वाली सास और बहू। गांव का नाम था धूपगढ़। नाम सुनकर लगता था धूप चमकती होगी, लेकिन इस साल बारिश ने धूप को भी भिगो दिया था। खेत कीचड़ में तब्दील, सड़कें दलदल सी और गांव के कोने में नदी पूरे जोश से बह रही थी। नदी के किनारे मिट्टी की खुशबू से सजा हुआ एक छोटा सा घर था, रामदेव काका का। और इस घर में थी दो महिलाएं, एक सास जो कभी जमाने की सुलझी हुई समझ थी, और एक बहू जो इस जमाने की जिद बन चुकी थी। राधिका, शहर से ब्याह कर आई एक नई बहू जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक थी, और गीता, उसकी सास, जो थोड़ी तुनक मिजाज पर दिल की साफ थी। अरे ओ बहू, फिर वही खेत बनाने की कोशिश। ये घर है, खेत नहीं। बर्तन मांजे ना, ये सब छोड़। अम्मा, बस थोड़ी सी पालक उग जाए तो मजा ही आ जाए। खुद की उगाई चीज की बात ही अलग होती है। गीता के चेहरे पर पहले चिढ़ थी, फिर हल्की सी मुस्कान भी थी जो छुप गई थी। वो बोली कुछ नहीं, पर अंदर जाकर साड़ी बदल ली, पुरानी वाली जो मिट्टी में गंदी हो सकती थी। शायद पहली बार गीता की दिलचस्पी बहू के काम में जगी थी। और फिर कुछ दिनों बाद, बारिश के बाद राधिका क्यारी बना रही होती है। गीता पास आती है। ए बहू, अगर लौकी लगानी है तो बांस की खपची डाल दे। चढ़ने को सहारा चाहिए पौधों को और बहुओं को भी। अम्मा, आप? और यही था वो मोड़ जब बहू की जिद सास के अनुभव से मिल गई। अब दोनों साथ बैठकर बीज छांटती, पौधे लगाती, बैठकर बीज छांटती, पौधे लगाती, पानी देती। और मोहल्ले की औरतें तूने सुना, गीता भाभी अब बहू के साथ खेत वाली बन गई हैं। वो तो दिन में चाय पीती थी, अब गोबर की खाद की रेसिपी बता रही हैं। गीता का साथ पाकर राधिका की मेहनत में रफ्तार आ गई। उन्होंने आंगन से आगे नदी के किनारे एक छोटी क्यारी बनाई। वहां की मिट्टी नमी से भरपूर थी और मन उम्मीद से। अरे बहू, नदी किनारे उगाने चली है, पानी चढ़ गया तो? पानी चढ़ेगा तो पौधे बहेंगे, लेकिन कोशिशें तो जमीन पकड़ेंगी। डर के मारे खेती ना छोड़ी जाती बेटा। अब सास भी मैदान में थी। दोनों रोज सुबह खेत जाती। राधिका पौधे लगाती और गीता तुलसी के पत्ते सीने पर चिपका लेती, जैसे किसान का कवच हो। खुद को देखने वाली सास अब साथ देने वाली सास बन गई थी। और फिर शहर से आई स्वरा स्कूटी से उतरती है। मैं स्वरा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग संस्था से। क्या राधिका और गीता जी यहीं रहती हैं? जी, हम दोनों ही, लेकिन हमने तो बस थोड़ी सी सब्जी उगाई है। वही तो मिसाल है, दो पीढ़ियां मिलकर खेती करें, औरतें आगे आए, यही असली बदलाव है। अब जो कहानी शुरू हुई थी बहू की, वो सास के साथ एक जुगलबंदी बन गई थी। गांव की औरतें अब आकर पूछने लगी, गीता दीदी, लौकी का फूल कैसे पहचानते हैं? फूल को नहीं, मेहनत को पहचानो। फूल तो अपने आप खिल जाता है। लेकिन कहानी यूं आसान नहीं थी। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, नदी उफान पर, खेत जलमग्न। राधिका, उठ, खेत देख, सब बह गया लगता है। वो जमीन, वो मेहनत, वो पौधे, सब कीचड़ में दब गए। राधिका की आंखें भर आईं। बिटिया, तू अकेले होती तो शायद हार जाती, लेकिन अब हम दोनों हैं। फिर से बोएंगे, फिर से उगाएंगे। कहते हैं नदी जब बाढ़ लाती है तो सिर्फ खेत नहीं, इंसान की सोच भी बहा ले जाती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बाढ़ में और गहराते हैं। गीता और राधिका सास बहू की वो जोड़ी थी जो मिट्टी में उगती नहीं, बल्कि मिट्टी से उगाती थी। अगली सुबह खेत पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। अम्मा, इतना सब डूब गया, अब दोबारा कैसे शुरू करेंगे? बिटिया, तूने जब पहली बार बीज डाले थे तब तेरे पास क्या था? बस भरोसा। अब तो तुझे मैं भी मिली हूँ और मिट्टी भी तुझे पहचानने लगी है, फिर डर काहे का? कई बार हार मानने के बाद ही असली लड़ाई शुरू होती है। अब सिर्फ राधिका नहीं थी खेत में, अब वहाँ गीता थी, मोहल्ले की औरतें थी और गांव की उम्मीदें थी। गांव की चौपाल गीता और राधिका महिलाओं को समझा रही हैं। देखो बहनों, नदी के किनारे की ये जमीन थोड़ी नाजुक जरूर है, पर उपजाऊ भी है। हम सब साथ मिलकर इसे संभालेंगी तो कोई बाढ़ हमें हरा नहीं पाएगी। गीता दीदी, हम भी अपने अपने आंगन में कुछ न कुछ बोएंगी, आप सिखाइए ना। अब गीता वो सास नहीं रही थी जो सिर्फ चाय में चीनी ज्यादा होने पर बहू को डांटती थी। अब वो नेतृत्व कर रही थी और बहू उनका साथ निभा रही थी।
कुछ दिन बाद फिर से खेत बन रहा है। महिलाएं जुटी हुई हैं और साथ में बच्चे भी। चाची, इस बार खेत में झूला भी लगाएंगे ना? जब खेत में हंसी उगने लगे तो समझो सब्जी की जड़ें मजबूत हो गई हैं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। फिर एक दिन गांव में अफवाह फैलती है। सरकार नदी किनारे की जमीन को उद्योग के लिए खरीदने वाली है, सब खेत उजड़ जाएंगे। क्या? अब जब जमीन ने फल देना शुरू किया है तब ये नया खेल? नहीं अम्मा, ये खेत हमारा सपना है, इसे यूं ही कोई नहीं छीन सकता। अब कहानी खेत की नहीं रही, ये हक की लड़ाई बन चुकी थी। राधिका और गीता पंचायत पहुंची, गांव के लोगों को इकट्ठा किया। फिर क्या था, पंचायत प्रांगण, महिलाओं की भीड़, गांव वाले। राधिका, गीता भाभी, आप कहिए, हम सब साथ हैं। हमने इस जमीन को सींचा है ख्वाबों से। अगर आप इसे मशीनों के नीचे दबा देंगे तो गांव की मिट्टी बंजर हो जाएगी। कागजों पर विकास अच्छा लगता है पर रोटियां खेत से आती हैं। अगर हमारी बेटियां पहली बार खेत में उतर सकती हैं तो हम माएं पहली बार लड़ भी सकती हैं। मीडिया आया, अखबारों में खबर छपी, धूपगढ़ी की महिलाएं खेती बचाओ आंदोलन में सबसे आगे। फिर से स्वरा और डॉक्टर सोनिया आती हैं। हमने सरकार तक याचिका भेज दी है कि ये जमीन आपकी रहेगी और हम यहाँ एक महिला किसान केंद्र शुरू करना चाहते हैं और आपको कृषि के आधुनिक तरीके सिखाए जाएंगे, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, बीज संरक्षण। अब धूपगढ़ी की महिलाएं सिर्फ घर नहीं, खेत भी संभाल रही थी। अब सास बहू की जोड़ी न सिर्फ सब्जी उगाती थी बल्कि संघर्ष भी सींचती थी। फिर एक साल बाद गांव का मेला। इस साल सर्वश्रेष्ठ किसान परिवार का पुरस्कार जाता है गीता देवी और राधिका देवी को। मैंने तो सिर्फ बीज बोए थे, पर सासू माँ ने मुझे भरोसा दिया, जैसे धरती बीज को देती है। और इस बार बारिश जब आएगी तो हमारे खेतों में डर नहीं, हौसला उगेगा। तो ऐसी थी ये कहानी। एक बहू जो मिट्टी से दोस्ती करना चाहती थी और एक सास जो धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। नदी के किनारे उनका खेत था और मन के किनारे उनका अपनापन। बारिश ने जब ज्यादा गिरकर जमीन डुबाई तो उन्हीं दो औरतों ने मिलकर उस मिट्टी में फिर से हरियाली उगा दी। पार्वती अपनी नई बहू सोनम के इंतजार में हाथों में थाली लिए खड़ी थी। अपनी बहू की आरती उतारकर पार्वती बोली, सोनम बहू, अपने दाहिने पैर से ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। सोनम कलश गिराकर अंदर आ गई। उस घर को देखकर सोनम बोलती है, सूरज, तुम्हारा घर तो कितना छोटा है। अरे ये क्या, आते ही अपने पति का नाम लेने लगी। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। अच्छा, तो आप बाबूजी को कैसे बुलाती थी? मैं तो इन्हें सूरज के पापा कहकर बुलाती थी। लेकिन माँ जी, मुझे तो इन्हें बंटी के पापा कहकर बुलाने में शर्म आती है। तुम भी ना एकदम बॉडम हो, तो तू इसको एजी ओजी कहकर बुला लिया कर। अच्छा जाओ, अब अपने कमरे में जाओ और नहाकर फ्रेश हो जाओ। फिर कल तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद बनाना है, जिसके लिए हमें कुलदेवी की पूजा करने जाना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनम नहाकर तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई करने रसोई में जाती है, जहाँ वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है और फिर कुलदेवी के मंदिर जाकर उन्हें वो प्रसाद चढ़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनम को अपने ससुराल के हालातों के बारे में पता चल जाता है। एक रोज, सुनिए जी, घर में सभी सब्जियां खत्म हो गई हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अगर नहीं दिए ना तो शाम को बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा और हमें नमक या अचार के साथ रोटी खानी पड़ेगी। मैं खाने को कहाँ से लाऊं? अभी तो मालिक ने तनख्वाह भी नहीं दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। सूरज एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और खाने वाले पूरे 5 जन। हे राम, 50 रुपए किलो बैंगन? नहीं नहीं, इतने महंगे नहीं चाहिए। अच्छा, ये आलू कैसे दिए? आलू भी पूरे 60 रुपए किलो। सब कुछ इतना महंगा है, इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीदूंगी तो आटा चावल कैसे आएगा? तभी सोनम के कानों में 10 रुपए अचार की आवाज पड़ती है। 10 रुपए अचार? ऐसा करती हूँ, आज यही ले चलती हूँ, कम से कम सस्ता तो है। उस रोज वो अचार लेकर ही घर आ जाती है और उसी से सबको रोटी परोसती है। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक भी वो वही सब उनको परोसती रहती है। अरे बहू, रोज ये अचार रोटी खाकर ऊब चुके हैं, घर में सब्जी नहीं बन सकती क्या? आप तो जानती हैं माँ जी, इनकी कमाई कितनी सी है और बाजार में सब्जियों के दाम कितने ज्यादा। भाभी ठीक कह रही है, अब जो भी बनाए खा लो। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा बिना सब्जी के खाना। बंटी, ओ बंटी, जरा इधर तो आना।
जा पड़ोस वाली कमला को बोल इस कटोरी में जरा सब्जी दे दे। 8 साल का बंटी कटोरा उठाकर सब्जी लेने पड़ोस की कमला काकी के घर चला जाता है। हाँ बोलो बंटी, ये कटोरी लेकर क्यों आए हैं? वो दादी ने थोड़ी सब्जी मंगवाई है। कमला मन ही मन सोचती है, आज अगर इसे सब्जी दे दी तो कल ये फिर कटोरी उठाकर सब्जी मांगने चला आएगा। एक काम करती हूँ, जो कल की बासी सब्जी रखी है वही दे देती हूँ। कमला बंटी को बासी सब्जी दे देती है, जिससे अब सोनम की सास पार्वती वो खा लेती है। शाम को वो बाजार जाकर 10 रुपए की थोड़ी सी सब्जी ले आती है, लेकिन उसमें सिर्फ आधी कटोरी सब्जी बन पाती, जिसमें केवल उसकी सास के लिए हो पाती। फिर एक रोज जो सब्जियां बाजार से लाना तो हो नहीं पाएगा। मेरा मायका गांव में है, वहां पर खेत होने से कितना लाभ होता है। कम से कम हम अपने खेत में या आंगन में क्यारी लगाकर उसमें सब्जियां तो उगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो इतनी भी जगह नहीं है कि हम ये कर सकें। शहरों में तो छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ सब्जियां भी नहीं उगा सकते। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद सोनम घर के कामकाज में जुट जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर शाम को छत पर से कपड़े उठाने गई, तभी अपनी लंबी चौड़ी खाली छत देखकर वो सोचने लगी, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी छत है, क्यों ना मैं इसी में सब्जियां उगाऊं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब सोनम के मन में उत्साह आने लगता है। वो उसी दिन से छत पर मिट्टी डालकर उसमें खाद डालकर सब्जियां उगाने का काम करती है और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देती। कुछ ही दिन में सब्जियां अच्छे से उगकर तैयार हो जाती हैं। ये देख सोनम बड़ी खुश होती है। माँ, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, खट्टी मीठी। बिल्कुल ठीक कहा, सच में इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। अरे, अपनी खेती की सब्जियों की बात ही अलग है। ये तो हमारी बहू की मेहनत है जो उसने शहर में छत पर भी इतनी अच्छी सब्जियों की खेती कर ली। बहू, तू तो मुझे एक कटोरी और दे दे, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अपने गांव की खेतों की सब्जियां खा रहे हैं। नहीं तो गांव से शहर की मंडी तक आते आते सब्जियां आधी तो वैसे ही बासी हो जाती हैं, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता, ऊपर से इतनी महंगी। अब तो हम रोज ही ताजी ताजी सब्जी खाएंगे और इसके दाम भी नहीं देने पड़ेंगे। सोनम को भी अब छत पर बने उस खेत से प्यार हो गया। अब वो खाली समय मिलते ही उसकी देखभाल में लग जाती। फिर एक रोज, तुम सच में बड़ी मेहनती हो सोनम। आज तुम्हारे कारण हमारी सब्जियों के पैसे बच जाते हैं और हमें इतनी ताजी सब्जी भी खाने को मिल जाती है। तभी वहाँ कमला भी आ जाती है। बहू, आज मेरे घर में सब्जी खत्म हो गई और बाजार अब इतनी धूप में कौन जाए, तू अभी के लिए